नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे फीमेल हार्मोन्स के बारे में। जो आपका एक मासिक धर्म जब खत्म हो जाता महिलाओं का, तो कई ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि प्राकृतिक है। आपका एज के साथ जैसे चेंजेस होते हैं ऐसे। और महिलाओं में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं, ईस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसका लेवल ऊपर नीचे होता है। और दो, जब मासिक धर्म चालू होता है 13-14 साल, उस टाइम थोड़ा ये हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे जाता है। उसके बाद जब 45-50 के बाद जब मासिक धर्म खत्म हो जाता है होना, उसको मीनोपॉज कहते हैं। मेडिकल टर्म जो है मीनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है। उस टाइम काफ़ी चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस। और हार्मोन बनना कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन बनना कम हो जाता है, जो कि ओवरीज से बनते हैं। ओवेरियन फंक्शन कम हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स बनते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, बच्चा जन्म देने के लिए। बच्चा उसके बाद जब वो पीरियड खत्म हो जाता है तो उसका ज़रूरत कम हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन बनना कम हो जाता है, बिल्कुल बंद नहीं होता है। 10% बनता है, बाकी टिश्यूज में बनता है, बाकी ऑर्गन्स में थोड़े थोड़े बनते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, ये ग्लैंड थोड़ा थोड़ा बनता है, पर उतना मात्रा में नहीं बनता जितना मासिक धर्म जब चलता है महिलाओं का। तो ईस्ट्रोजन कम होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा इनका। और कई औरतों को इस समय काफी तकलीफ होता है। किस प्रकार से कि हॉट फ्लैशेस आते हैं, गर्म लगता है, अचानक गर्म लगता है, या ब्लड बढ़ जाता है, या एंजाइटी होता है, नींद नहीं आता। इसको कहते हैं मेनोपॉजल के सिम्टम्स आते हैं। सब औरतों को नहीं आता है, कुछ औरतों के, कुछ प्रतिशत औरत को इस समय क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है हार्मोन का एक प्रकार से। कभी ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, कभी बिल्कुल कम हो जाएगा, धीरे धीरे फिर एडजस्ट हो जाता है। तो इस दौरान कुछ औरतों को, कुछ महिलाओं को काफी ऐसे लक्षण आते हैं, जो कि मतलब हेल्थ में उनका इफेक्ट पड़ता है, उनको नींद में फर्क पड़ता है, उनको बेचैनी होता है, एंजाइटी होता है। तो 1942 में, अभी फिजियोलॉजी तो पता चल गया था प्राकृतिक क्या होता है। महिलाओं में हार्मोन्स कम होते हैं, और ये हार्मोन क्या है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये होते हैं। ये तो साइंटिस्ट लोगों ने, जो मेडिकल रिसर्चर्स ने, उन्होंने सिंपल ये लगाया कि हार्मोन कम होने से ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो अगर मासिक धर्म जब खत्म हो जाता है होना, मेनोपॉज जब चालू हो जाता है, तो आप इसको अगर दे दो, रिप्लेस कर दो, हार्मोन दे दो, तो हो सकता है ये। और ये ऐसा हो गया कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चालू हुआ, HRT जिसको कहते हैं। उसमें ईस्ट्रोजन वगैरह देते थे पहले, ईस्ट्रोजन देने लगे। और FDA ने अप्रूव कर दिया 1942 में। प्रीमैरिन, प्रीमैरिन हार्मोन है, जो कि घोड़ियों से निकालते हैं। घोड़ियों में बहुत रहता है, और वो महिलाओं का जो, इंसानों का ईस्ट्रोजन से मिलता है वो। और काफी प्रोडक्ट, एक घोड़ी से 150 महिलाओं का रिक्वायरमेंट, ईस्ट्रोजन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। तो प्रीमेरिन टैबलेट 1942 में, प्रीमेरिन अप्रूव हो गया ईस्ट्रोजन फॉर मेनोपॉज के लिए। ये सिम्टम्स के लिए पहले चालू हुआ, और कई औरतों को फायदा हो गया, क्योंकि वो, और कुछ ही औरतों को ऐसा तकलीफ होता था 1942 के बाद। फिर धीरे धीरे वो ड्रग कंपनीज आ गए। जो कंपनी बनाता था, वायत या जो था इसका, कोई कंपनी है, वो बनाता था। वो धीरे धीरे उनको मार्केटिंग आने लगा कि ये हम दूसरे सभी औरतों को क्यों क्यों ना दे दे। अभी देखिए, कुछ लोगों को, मेजोरिटी महिलाओं को एडजस्ट हो जाते हैं। वो एक अपने धुन में ईस्ट्रोजन का ये लेवल डाउन हो जाता है, और बॉडी एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये फिजियोलॉजी है। अभी ड्रग कंपनी ने सोचा, अगर इसको आप ऐसे कर दें कि जैसे एज के साथ कई चीज साथ साथ होते हैं। कई जैसे
आपका हार्ट डिजीज हो जाते हैं। जैसे ऐसे स्टडीज में पाए गए थे, महिला लोग जब तक मासिक धर्म चलता है उनको हार्ट अटैक्स वगैरह कम होते हैं, तो वो थोड़ा प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। तो उन्होंने सोचा कि कहीं इनका ऐसा हो, फिर अगर हार्ट डिजीज भी कम हो जाए, या दूसरा यंग यंग रहे वो, एजिंग एंटी एजिंग जैसा एक प्रमोट किया जाए, क्योंकि महिलाओं को ये रहता है कि एज हो रहा है, ये हो रहा, हार्मोन कम हो गए, अगर हार्मोन रिप्लेस कर दिया तो एजिंग भी शायद रुक जाए। तो इस टाइप के, तो वो प्रमोट करने लगे। एक गायनेकोलॉजिस्ट थे, विल्सन नाम था उनका। उनका काफी उनको, और फिर मूड मूड भी कई और चेंज हो जाता। को मेनोपॉज के बाद कई औरतें को चिड़चिड़ा हो जाते तो उनका खुद का जो मदर था, डॉक्टर विल्सन जो थे, उनको खुद ये उनका मदर को बहुत मेंटली बहुत वो इरिटेबल होती थी, काफी बिहेवियर ये था। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ये मेनोपॉज की वजह से है, जबकि वो शायद हो ना हो। और दूसरी बात है, इनको बहुत बड़ा ग्रांट मिलता था, बाद में पता चला। तो इन्होंने कुछ प्रमोट करना चालू कर दिया, और कई इन्होंने किताब लिखे, वुमेन्स मैगजीन्स में लिखने चालू कर दिए। तो काफी प्रमोट हो गया। और ये जो है, ये हार्मोन, फीमेल हार्मोन जो एस्ट्रोजन हार्मोन, ये 1972 66 में ये टॉप में सेल्स में हो गया, अमेरिका में सबसे ज्यादा हाई डिमांड में हो गया। सभी औरतों को मासिक धर्म का मेनोपॉज होता है, तो ये सबसे हाई में चला गया। और उसने काफी एग्रेसिव उन्होंने प्रमोट किया। विल्सन नाम था उनका, रॉबर्ट विल्सन, गायनेकोलॉजिस्ट। उन्होंने पेपर्स पब्लिश किए इसको प्रमोट करने के लिए, जर्नल में, मालूम है पेपर, कि जिन जिन औरतों को दिया उनको काफी फायदा हुआ, ये वो। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है, सिम्टम्स चले गए, ये चले गए। तो इन्होंने फिर बाद में पता चला इनको बहुत हैवी फंडिंग भी मिला था जो कंपनी ये बनाती थी। और 66 से में ये जो प्रीमेरिन था, ये नंबर 1 ड्रग हो गया यूएसए में। और 75 तक फर्स्ट 5 ड्रग्स में चलता रहा। फिर दो पेपर आए, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो कि बहुत टॉप का जर्नल है, उसमें आए कि कैंसर का चिंता आया, कि बच्चेदानी में एंडोमेट्रियल कैंसर, कि जिन लोगों ने एचआरटी लिया, कंपेयर किया जिन लोगों ने नहीं लिया। न्यू इंग्लैंड जर्नल में दो पेपर आए, जिसको सेफ्टी कंसर्न आ गया, चिंता आ गया कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, कि इससे कैंसर होता है, मैंने संभावना बढ़ जाता है। तो उसमें थोड़ा सा ये फिकर आ गया उसमें। उसके बाद एक और पेपर आ गया कि भाई इसमें आप मिला दो, अगर खाली ईस्ट्रोजन नहीं दो, इसको प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टिन और ईस्ट्रोजन मिला के दो, तो कैंसर का रेट कम हो जाता है। तो ये, तो फियर ऑफ कैंसर पर जो दिमाग में बैठ गया लोगों के, कुछ पेपर एक बार आ जाता तो मीडिया वीडिया उठा लेता है कि भाई ये देखो, इससे हार्मोन का जो रिप्लेसमेंट होता है उससे यूट्राइन कैंसर हो रहा। तो उससे क्या हो गया कि उसका सेल 50% डाउन हो गया। 1980 तक फियर ऑफ कैंसर से जो 75 का जो फिगर था, 66 से, 66 में तो टॉप कर गया था हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का सेल्स। उसके बाद 75 तक फर्स्ट 5 में था। पर जैसे ही एक पेपर आया, देखिए कैसा एक रिसर्च से कितना सेल फर्क पड़ जाता। और इसीलिए उन जमाने में फिर भी थोड़ा इंडिपेंडेंट रिसर्च हो रहा था, पर आजकल रिसर्च भी जो फार्मा कंपनी जर्नल्स को भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो जर्नल में जो आता है उनसे उनका सेल्स का कितना फर्क पड़ता है। एक पेपर आया, एक पेपर से इनका 50% मार्केट डाउन हो गया 1980 तक, 5 साल में। जो कि टॉप में था, 50% सेल कम हो गया। तो अभी क्या हो गया कि अभी इनको क्या करना है, तो इन्होंने सोचा कि दूसरा देखते हैं, मार्केट तो बनाना है तो कोई डिजीज को प्रमोट करो। फिर आपको मालूम है कि मेनोपॉज के बाद हड्डियां वगैरह कमजोर हो जाती है, तो पर वो तो एज के साथ होता है, बाल भी कम हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। तो पर उन्होंने ये प्रमोट करने लगे कि चलो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रमोट करो, फ्रैक्चर हो जाता है, औरतों को हड्डियां टूट जाती है। तो बोन स्कैन, बोन डेंसिटी, ये भी आपको मालूम होगा, चालू हुआ होगा अभी भी काफी। तो उसमें ये ईस्ट्रोजन हार्मोन रिप्लेसमेंट से बोन डेंसिटी भी बना रहता है। ये ऐसे प्रमोट करने लगे। फिर ऑस्टियोपोरोसिस वीक सेलिब्रेट करने लगे। ये फिर ये एक, तो वायट आयर्स्ट,
वायथ ये मैन्युफैक्चरर थे, प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर। तो ये वाला नैरेटिव चालू किया कि ऑस्टियोपोरोसिस को आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आप ईस्ट्रोजन ये दो। तो ये 85 में स्टडी पब्लिश हुआ। फिर एक और स्टडी पब्लिश हो गया इस बीच में कि ऑस्टियोपोरोसिस का तो ये हड्डियां कमजोर हो रही है, एस्ट्रोजन दो तो हड्डियां बनी रहेगी, या हार्मोन रिप्लेसमेंट दो। उसके बाद एक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 1985 में स्टडी पब्लिश हुआ। कई लोग लेते हैं, उन्होंने स्टडी पब्लिश किया जो औरतें ले रही है, कुछ ट्रायल्स फॉलो अप किया। उनको स्टडी में क्या रिजल्ट आया 85 में कि उनको हार्ट अटैक भी कम हो रहा है, हार्ट अटैक कम हो रहा है। और उनका फिर बाद में और भी पेपर दो तीन और आ गए साथ साथ कि इसके ऑल कॉज मोर्टेलिटी भी कम है। जो लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं कंपेयर टू जो लोग नहीं लेते हैं, उनका ऑन कॉज और काफ़ी ये सेल फिर बहुत ऊपर हो गया 85 में, फिर 85, 92, यहाँ तक कि 1992 में पीक हो गया। 1992 में जो हाईएस्ट सेल हो गया, जो कि पहले भी नहीं हुआ था 66 72 में। तो फिर और जो प्रोफेशनल बॉडीज है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट, इन्होंने रिकमेंडेशन में डाल दिया कि जितने औरतें को मासिक धर्म खत्म हो रहा है, मीनोपॉज हो रहा है, सबको डाल देना चाहिए, स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन। और ये आया कब, 1992 में शायद, फॉलोइंग दिस 1997, 1997 में ये आ गया कि ये यूनिफॉर्म न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने आर्टिकल वुमेन ऑन एचआरटी ओवरऑल मोर्टेलिटी एंड डेफिनेटली। अब ये आने के बाद काफ़ी मतलब इसका ये बढ़ गया, लोगों को पूरा हो गया। 1997 में सर न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में ये एक आर्टिकल आया, और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन एक टॉप मोस्ट जर्नल है। तो इसमें क्या हो गया कि बाद में कुछ लोगों ने फिर से एनालाइज किया डेटा, और फिर दो तीन पेपर निकले कि उसमें कमियां क्या थी डेटा में। डेटा में कमियां ये था कि कई चीजें होती है, जैसे हम ऑब्जर्वेशन स्टडीज करते हैं कि कुछ लोग ले रहे हैं कुछ लोग नहीं ले रहे हैं, उनको कंपेयर करते हैं। ऑब्जर्वेशन स्टडीज में क्या होता है कि कुछ दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमको कंफ्यूज कर देते हैं। बाद में पता चला कि ये नर्सेज, जो रजिस्टर्ड नर्सेज को फॉलो किया था, जो नर्सेज थे और जो लोग ले रहे थे ह्यूमन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन या जो भी, तो उन लोग के बेटर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के थे, वो थोड़े पैसे वाले थे, थोड़े रिच थे, थोड़े लिटरेट थे, और उनको हेल्थ सर्विसेज भी अच्छा था, हेल्थ सर्विसेज भी अच्छा था, तो उनका ओवरऑल मोर्टेलिटी उस वजह से कम होगा। ये तो एक एडिशनल छोटा सा फैक्टर था, पहली बात। दूसरी बात है कि कई पहले ऐसे स्टडीज आए थे कि ईस्ट्रोजन वगैरह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज वाले को नहीं देना चाहिए, या क्लॉट होता है, ये होता है, ऐसे मालूम था डॉक्टर्स को। तो जो लोग को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई बीमारी होती थी हार्ट की या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, ये भी उनको एक्सक्लूड कर देते थे देने के लिए। तो जिनको हेल्दी लोगों को ही दे रहे थे HRT, और उन लोग का हेल्थ स्टेटस, उनका माने इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा था, उनको इजी छोटे छोटे बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट मिल जाता था, ये मिल जाता था, न्यूट्रिशन अच्छा था, कई फैक्टर्स आ जाते, उसके लिए मैच नहीं किया था एनालिसिस में। तो एनालिसिस में जब मैच किया तब पता चला कि इतना इफेक्ट नहीं है इसमें। तो ये कई बार ऐसे होते हैं स्टडीज में, कई बार गलतियां हो जाती है, और ये बड़े बड़े प्रोफेशनल बॉडी ने रिकमेंड करना चालू कर दिया, तो इसके सेल्स बहुत बढ़ गए थे। फिर बाद में इसको फिर क्या किया, एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया, क्योंकि ये दूसरे फैक्टर्स आ गए थे कि जिससे उनका मोर्टेलिटी कम था, जो लोग हार्मोन ले रहे थे। पर वो हार्मोन की गोली की वजह से मोर्टेलिटी कम नहीं था, वो कम था क्योंकि वो ऑलरेडी वेल टू डू थे, कंपेयर टू दो नहीं रहे था, वो एक फैक्टर था। फिर और वो ज़्यादा हेल्दी थे, क्योंकि जिनको कुछ बीमारियां दूसरी कोमोबिडिटीज है, उनको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते थे कि भाई ये शायद। तो उसकी वजह से आप अगर डेटा कलेक्ट करोगे तो आपको गलत एसोसिएशन मिल जाएगा हुआ। तो फिर इन्होंने क्या किया, एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया 2000 के बाद 2001 में RCT किया। तो उसमें उल्टा रिजल्ट्स आ गए। RCT में क्या कि जो लोग को हार्मोन ट्रीटमेंट दिया, उनको 50% चांसेस बढ़ गए हार्ट अटैक्स के फर्स्ट ईयर में।
और 5 साल तक फॉलो किया था। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में उन्होंने मतलब दोनों ग्रुप को ऐसे चांस से डिवाइड किया जिससे कि ये दूसरे फैक्टर्स मैच हो जाए, दूसरे फैक्टर्स को हम अफेक्ट ना करे जा। जब ये किया, दूसरे फैक्टर्स हटा दिए बाई रैंडम एलोकेशन जिसको कहते हैं, तो उसमें पता चला कि हार्ट डिजीज बढ़ गया वुमेन। और सबसे ज्यादा क्या फिकर था, ब्रेस्ट कैंसर के रेट्स बढ़ गए। 30% बढ़ गए ब्रेस्ट कैंसर रेट। जो लोग खाली एस्ट्रोजन ले रहे थे और जो लोग कॉम्बिनेशन ले रहे थे उनको 100% रेट्स बढ़ गए। तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ गया। इसका जो मेजर साइड इफेक्ट आया हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का, एक तो यूटेराइन कैंसर पहले आ गया था, फिर ब्रेस्ट कैंसर आया। फिर पता चला कि वो कहते थे कि एल्जीमस डिजीज, इसमें भूल भूल जाते हैं लोग, डिमेंशिया, उसके भी रेट्स बढ़ गए। और ओवरऑल मोर्टेलिटी ज़्यादा था जिन्होंने हार्मोन लिया। ये आरसीटी से आया। उसके बाद एक बहुत बड़ा स्टडी पब्लिश हुआ, मिलियन वुमेन स्टडी, मिलियन, 1 मिलियन का सैंपल साइज था। 1 मिलियन में एक के बाद 6 जीरो होता है। 10 लाख औरतों को फॉलो किया। उसमें पता चला कि 30 कैंसर रिस्क हो जाता ब्रेस्ट कैंसर का खाली एस्ट्रोजन, और 100% कैंसर रेस हो जाता दोनों। ब्रेस्ट कैंसर के रेट्स बहुत बढ़ गए जो लोग हार्मोन। तो अल्टीमेटली क्या पता चला कि इससे रिस्क बढ़ जाता है, हेल्थ रिस्क, बेनिफिट कम है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का बेनिफिट कम है और साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, सीरियस साइड इफेक्ट्स है। सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर, फिर एंडोमेट्रियल कैंसर, फिर एल्जीमस एंड ऑल कॉज मोर्टालिटी। ये दो आरसीटी से आया और 10 लाख औरतों को फॉलो अप किया। वुमेन्स हेल्थ स्टडी है। तो और फिर 2003 में एफडीए ने एक ब्लैक बॉक्स में वार्निंग दे दिया। वार्निंग क्या दे दिया कि ये सब केयरफुली, इसके साइड इफेक्ट्स है। ब्लैक बॉक्स में दे दिया केयरफुल साइड इफेक्ट्स। इसमें मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को, एचआरटी हार्मोन थेरेपी का ब्लैक बॉक्स में एफडीए ने दिया कि ब्रेस्ट कैंसर का इतना रिस्क बढ़ जाता है, यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता, एल्जीमस का रिस्क बढ़ जाता। और दवाई था मार्केट में, उसको बहुत ही कम डोज में और कम ड्यूरेशन के लिए देने का है। जैसे कुछ औरत को मेनोपॉज जब चालू होता तब जैसे धड़कन बढ़ जाता है, हॉट फ्लैशेज आता, गर्म हो जाता पूरा बॉडी, हाथ पैर जलते हैं, लाल हो जाता फेस, बॉडी लाल, हाथ पैर जलते हैं, नींद नहीं आता, एंग्जाइटी, वो उस पीरियड के लिए कवर करना, बंद कर देना फिर। पर जबकि पहले वाले जो मिसलीडिंग स्टडीज आए थे उसमें क्या रिकमेंडेशन दिया था, अमेरिकन जो कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिक्स गायनिक्स और अमेरिकन में, उन्होंने लाइफ लॉन्ग करने हो, मेनोपॉज के बाद सब औरतों को लाइफ लॉन्ग दो। तो ये अभी मैं क्यों इसके लिए बात कर रहे हैं हम, अभी हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इतना सब होने के बाद 2003 के बाद जब उन्होंने ब्लैक बॉक्स वार्निंग दिया, तब कहानी एक प्रकार से खत्म ही हो गया था कि ये बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना, अक्रॉस द काउंटर नहीं देना है, सब वुमेन को हमेशा के लिए नहीं देना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसके बहुत हार्म है। ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये कैंसर और ऑल कॉज मटर, शॉर्ट टर्म के लिए दे दो जब वो बहुत ही तकलीफ होता ये है, और इंडिविजुअल ये। अभी ये क्यों आया फिर से मुद्दा, इसलिए उठाए हम कि अभी फिर से इतने साल बाद, करीब 20 साल से ज्यादा हो गया, 20 साल बाद वो गला मुर्दा को फिर से उखाड़ा है किसने, थका हुआ घोड़े को फिर से हंटर मारना है। क्योंकि अभी फिर से ये चल रहा है, अट्रैक्टिवनेस का ये चल रहा है अभी। देखिए अभी वेट रिडक्शन ड्रग्स आ गए सब, अभी हार्मोन रिप्ले, अरे औरत को दे दो, देखा जाएगा 5 साल 10 साल में क्या होता है। तो अभी मार्केटिंग, क्योंकि ये सभी औरत को मेनोपॉज होता है, तो आपका मार्केट फिक्स। तो अभी डायरेक्टली नहीं फिर से आया, फिर से क्या आया कि एफडीए में अभी क्या कर दिया, वो ब्लैक बॉक्स का कुछ वार्निंग हटा दिया। तो ये उन्होंने मैंडेटेड ब्लैक बॉक्स वार्निंग, हाउएवर नवंबर 2025 को एफडीए ने ऑफिशियली रिमूव ब्लैक बॉक्स वार्निंग फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ एचआरटी प्रोडक्ट्स, द स्वीपिंग मेडिकल एंड सोसाइटल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस।
तो इसमें ब्लैक बॉक्स वार्निंग हटाने से क्या होता है, और कुछ उसके बाद एक पेपर भी आया, उसमें बताया है कि नहीं, ये उस टाइम जो डेटा किया था जिसमें पता चला था कि कैंसर रेट बढ़ रहे हैं या हार्ट डिजीज रेट बढ़ रहे हैं या ऑल कॉज मोर्टेलिटी बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा डेटा में ठीक से आया है। ये कहता है 50 ईयर्स को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 60 ईयर्स के वुमेन को उसके ऊपर थोड़ा प्रिकॉशन करना है, 60 साल के ऊपर पे 50 साल में आप दे सकते हो, मतलब मे भी ऐसा कुछ डाउट डाल दिया। पर ये तो कॉमन सेंस है कि 50 साल से आप दोगे तो हार्ट अटैक जाके 60 साल के बाद ही होगा ना। अब वो डेटा को आप ऐसे बैठ के एनालाइज करो कि 50 साल में हार्ट अटैक नहीं हुआ, 55 साल में नहीं हुआ, 60 साल के बाद हुआ, फिर कहोगे कि इसका मतलब है कि आप जब हार्मोन 50 साल से चालू कर दो कुछ नहीं होगा, 10 साल दो, 60 साल के बाद बंद कर दो, 10 साल तो ले लिया, हार्ट अटैक थोड़ी, हार्ट अटैक हम आज सिगरेट पीते हैं 10 साल बाद होता है, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट आज लेंगे 50 साल में तो 60 साल के बाद ही होगा, उसका डायरेक्ट थोड़ी होता है। तो वो अभी क्या हो गया, ये तो एक बात है, ये पेपर ऐसे आए हैं कि इसको रीएनालाइज करना चाहिए। कोई नया कोई स्टडी नहीं आया सेफ्टी का, उसी को फिर से हम बाल का खाल निकाल रहे हैं और अपने तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं इसको। जो ड्रग कंपनी जो बड़े नज़ाकत से करते हैं कि वो एक बोलते हैं कि नहीं 50 साल में सेफ है, 60 साल में सेफ नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि कई, अभी अमेरिका से आता है वेब, अमेरिका में क्या होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर ये होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है ड्रग्स का, तो मैनी, और फिर डॉक्टर्स भी सोचते हैं चलो ठीक है, जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी सिम्टम रिलीव होगा, आजकल तो कंपटीशन है, हम नहीं देंगे दूसरा कोई देगा, जो भी है। पर ये ऐसा है कि अभी एक हमारे दोस्त है गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड, उनको कोई फॉरेन से कोई पहचान वाला आया, वो बड़े हैरान हो गए, वो गायनेकोलॉजिस्ट है कि भाई आपके यहाँ ये नहीं दे रहे हो आप, इसका मतलब अमेरिका में अभी सेल्स 30-40% बढ़ गया फिर से। ये एक एफडीए वार्निंग हटाया उससे इतने सेल्स बढ़ गए। आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देना, जैसे हमने टोबैको का कहा है कि टोबैको का पता चल गया था, 50 साल तक टोबैको इंडस्ट्री ने दबा दिया, और साइंटिस्ट लोग आ जाते हैं इसी चक्कर में आ जाते हैं या कैसे भी आ जाते हैं। तो अभी क्या है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से हमको लग रहा है कि फिर से उस तरीके का स्ट्रैटेजी हो रहा है कि थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर दो। टोबैको इंडस्ट्री ने किया था कि 50 साल तक सिगरेट पिलाया लोगों को, काफी नुकसानें हो गई, काफी मौतें हो गई अब इससे भी कहते हैं कि इससे भी कई ब्रेस्ट कैंसर हो गए थे पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट से। अभी फिर से थोड़ा ब्लैक बॉक्स वार्निंग हटवा दिया क्योंकि काफी एफडीए में काफी हितों का टकराव रहता है। तो हमको फिर से सोचना है, अभी हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ काफ़ी मार्केटिंग होगा इसका, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का। और वो थोड़ा सा डाउट डाल दिया कि वो जो पहले वाले स्टडीज थे आज से 20 साल पहले, जिसमें कि एस्टेब्लिश हो गए थे कि ओवरऑल हार्मोन रिप्लेसमेंट का नुकसान होता है, फायदा नहीं होता, उसको थोड़ा डाउट डाल दिया कि नहीं नहीं वो 50 साल में नहीं होता नुकसान, 60 साल के बाद होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आप, ये कॉमन सेंस है, ये हमने सोचा ये बताया। थोड़े से मैं बता रहा हूँ कि मेन पॉइंट्स, अभी पूरे तो काफ़ी काफ़ी बहुत लंबा हिस्ट्री है, हमने पूरा नहीं बताया, हम बहुत ही आज कम आज लगाए हमने, स्लाइड्स बहुत कम लगाए। तो ये तो बोन का उन्होंने चालू किया बताना कि भाई ये प्रमोट जब करना था 1970s में कि ऑस्टियोपोरोसिस, अभी ये भी नॉर्मल होता है। देखिए नॉर्मल बोन, आप हार्मोन तो एक है, पर बोन में मजबूत करने के चक्कर में आप ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता। अपना नॉर्मल डाइट, नॉर्मल एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, एक्सरसाइज से बोन स्ट्रांग रहते हैं। और थोड़ा बहुत जो बोन डेंसिटी एज के साथ कम होता है वो पैथोलॉजिकल नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल है, प्राकृतिक है वो। तो वो एक है। दूसरा है ये देखिए, फर्स्ट कार्डियोवास्कुलर रिस्क, इसका 50% रिस्क बढ़ गया था जब उन्होंने रैंडमाइज ट्रायल किया था, उसको बहुत अच्छे से फिर देखा था। एल्जीमस का रिस्क भी बढ़ गया था, जो डिमेंशिया जिसको कहते थे, और कोरोनरी इवेंट्स भी बढ़ गए थे। ये देखिए एचआरटी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कंबाइंड, जिसमें कि आप ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरिन मिला के देते हैं, उसमें डबल हो गया था ब्रेस्ट कैंसर रिस्क, माने 100% बढ़ गया था जिन लोगों ने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं लिया। और जिन्होंने खाली ईस्ट्रोजन लिया उनको 30% ब्रेस्ट कैंसर रेट बढ़ गया था।
अनट्रीटेड बेसलाइन है, बेसलाइन से 30% बढ़ गया था जिन्होंने ईस्ट्रोजन लिया, और 100% बढ़ गया था जिन्होंने कॉम्बिनेशन लिया। दो हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये हमने थोड़ा बनाया कि ये गुब्बारा बनाया जा रहा है सपनों का सौदागर जो होते हैं ना, नो मोर पीरियड्स, फ्रीडम फ्रॉम ये मेनोपॉज, कोई आपको न्यू चैप्टर, और ये गुब्बारा फूट कब रहा है, यूट्राइन कैंसर के साइड इफेक्ट्स है, ब्रेस्ट कैंसर के साइड इफेक्ट्स है, एल्जीमस के साइड इफेक्ट है, और ऑल कॉज मोर्टेलिटी भी है। तो क्या मासिक धर्म बंद होने के बाद सभी महिलाओं को हार्मोन लेना चाहिए? हम तो कहेंगे कि अपने डॉक्टर से बात करें, ये सब चिंता उनको बताए। कई बार डॉक्टर लोग भी इसमें आ जाते हैं, मार्केटिंग में आ जाते हैं। जहाँ तक कोशिश करें अपना गुड डाइट, गुड हेल्थ, इससे। और अगर बहुत ही सीवियर सिम्टम्स है, डॉक्टर के सलाह पे थोड़े दिन के लिए लेना है, ज़्यादा दिन के लिए लेंगे तो आपका रिस्क बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का, यूट्राइन कैंसर का, एल्जीमस का। और हालांकि ये अभी कह रहे हैं कि ये डेटा एनालाइज कर रहे हैं फिर से। और आपको अगर कुछ योगदान करना है, आप यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हम इससे बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, आपको ऐसे बिगर कोई हितों के टकराव के आपको ऐसे हेल्थ मैसेजेस लाते हैं। और आपको कुछ पॉइंट्स है तो आप ले सकते हैं। तो आज हमारे को यही कहना था, क्योंकि ये अभी मुद्दा इसलिए उठा है कि ये अभी रिसेंटली एफडीए ने अपना ब्लैक बॉक्स से वार्निंग हटा लिया है, या थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। वो कुछ उन लोग ऐसे डाउट डाल देते हैं, तो इसलिए ये मुद्दा फिर से हमको फिर से अध्ययन करना पड़ेगा, और जैसे जैसे और इसके ऊपर कुछ आता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।